I hope you have been enjoying your evening. Today, we are privileged to delve into a world of creativity, expression, and cinematic brilliance as we explore the life and journey of the versatile actor, director, and producer Yashpal Sharma. This one of a kind session will feature the renowned actor himself engaging in a captivating conversation with the organizer of Ahmedabad International Literature Festival, Mr. Uma Shankar Yadav, the accomplished journalist, Ms. Jyoti Yadav, and a literary enthusiast and a master's degree pursuer, Ms. Zaina Rafiq. Yashpal Sharma, a beacon in the world of cinema, has left an indelible mark through his performances in his characters on screen and behind the camera. Join us in this insightful dialogue as we unravel the layers of his artistic journey, accompanied by the perspectives and questions from the organizer, Uma Shankar Yadav, and Ms. Jyoti Yadav and Ms. Zaina Rafiq. Get ready to be immersed in this fascinating world of storytelling, cinema, and the creative process with these four luminaries. I welcome the speakers on the stage. I would like to hand over the mic to Mr. Uma Shankar Yadav to lead this conversation forward. ट्रेलर रेडी हो गया, वीडियो आ गया, चालू करिए। अब तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यशपाल जी, अहमदाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमदाबाद से आप अपरिचित नहीं हैं, पहले भी आए हुए हैं और हमने आपकी फिल्म भी देखी है यहाँ पे। हम अगर बात करना चाहें, सबसे पहले जो आप बात कर रहे थे आप अपनी फिल्म की, दादा लक्ष्मी पंडित, जो साहित्य पे बनाई हुई फिल्म है। एक्चुअली वो बहुत बड़े साहित्यकार थे हरियाणा के, जिस पे बनी हुई फिल्म है। तो ये जो हमारा सेशन है, पर्टिकुलरली ये एडिशन है, इसमें हम साहित्य और मानव विकास, जो आप अभी बात कर रहे थे, उसके बारे में कर रहे हैं। तो उस फिल्म को के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि उससे लोगों के विकास में कितना मदद मिलेगी? क्योंकि वो जो हैं एक लीजेंड हैं हरियाणा के। आप बता रहे हैं कि मतलब वो इतनी सारी कविताएं हैं, उनके भविष्यवक्ता हैं, तो उनकी जो लाइफ है उससे क्या सीखने को मिलेगा, उससे क्या विकास हो सकता है? नमस्कार। नहीं, बहुत ही क्या बोलते हैं, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं वो थे। 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में 42 साल की उम्र में चले गए, और उसमें भी आखिरी के 2-3 साल शराब की वजह से वो कर नहीं पाए कुछ। और बाकी जो ज़िंदगी थी उनकी ऐसी थी। उनको आज शेक्सपियर की उपाधि, कबीरदास बोलते हैं उसको। इतने बड़े फिलोसफर, इतने बड़े आध्यात्म के वो ज्ञाता बोले जाते हैं। उनकी लिखी हुई चीज़ें मतलब अपने आप में एक मिसाल है। उत्तम सिंह जी ने म्यूज़िक किया है इस फिल्म का, जो मैंने डायरेक्ट की है। तो एक साहित्यकार के ऊपर जब फिल्म बनती है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या है, किताबें नहीं पढ़ रही हैं ज़्यादातर। साहित्य को तो बहुत, वो किताबें मजबूरी में पढ़नी पड़ती हैं, जो पास होने के लिए बात अलग है। लेकिन उसके अलावा जो इतना भंडार, हमारा जीवन खत्म हो जाए, किताबें खत्म ना हो, इतना साहित्य भरा पड़ा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आज उनके पास टाइम ही नहीं है। रील का ज़माना आ गया है, रील बनाने में और देखने में। हाँ, ऐसा लगता है हम पैदा ही रील देखने के लिए हुए हैं कई बार। तो वो ऐसा नशा हो गया है उसका कि मतलब हर 2 मिनट बाद कितने लाइक्स हुए, चलता रहता है यंग जनरेशन का। तो उनको एक बार आराम से बैठा करके एक अच्छा सिनेमा, अच्छी किताब, क्योंकि एक अच्छी फिल्म देखना एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर है, मैं ये मानता हूँ। और मैंने वही सोच कर ये फिल्म बनाई है। 6 साल लग गए, 71 देशों से अवार्ड मिल चुका है इसको, और जिसमें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है राष्ट्रपति से। और दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है कांस में ये फिल्म दिखाई गई थी 9 जुलाई 2021 को, क्योंकि ऑनलाइन दिखाई गई, क्योंकि दूसरी लहर चल रही थी कोरोना की। तो ये इतना वास्ट फिल्म है, इतना आप भी देख सकते हैं। स्टेज ऐप करके एक है, उसमें वो आ चुकी है अभी OTT पे। और
मतलब इसकी आज तक 1 साल और 8 नवंबर को रिलीज हुई थी, तो आज 1 साल 1 महीना होने को है इस फिल्म की रिलीज को, और आज तक इसकी जो IMDb रेटिंग देखेंगे ना 9.3 है। 10 में से 9.3, मतलब इतने बाद भी। जवान फिल्म जब आई थी और जब चल रही थी उसकी 7.1 थी। जो मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिसकी बुराई ढूंढना बड़ी मुश्किल है, कमियां ढूंढना। जो ये सोच करके भी आते हैं ना कि आप बड़ा बोलता था ये ऐसे, और फिर आकर के देखते थे। तो हम क्या करें, एक बार इसका ट्रेलर देख लेते हैं। पहले ट्रेलर देख ले। पहुंच गया तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। तो उसके बाद जान देगी ना माँ। तो ना माँ कतिया बावली ला रखी है। वो बस सांग करना चाहे गुरुजी। काकी रे की तो बिजली गिर गई, फिर बाज गया लक्ष्मी। ए राम, इसका नाम तो लक्ष्मी चंदनी भागचंद होना चाहिए था। माँ फिर भाज गया के? हाँ। मेरा तो यूं समझ नहीं आता, यूं गरमा टिकता क्यों नहीं। ऐसा के ढूंढा है जो यो बार भटकता अंडा है। मैंने और किन्ना नहीं करना, बस गाना सीखना से। नाचना गाना दूमा काम हो यार, बामना की नहीं। भाई कौन सी किताब में लिखा है कि बामन गा नहीं सकते? काल तो समय है। देख कदे देर ना हो जाए। इसने गाना जा लिया, गाना ना गास कहीं भी हो। कोई कुएं में रोज का काम है इसका। तोड़िया लगा सुर। ये हमारे शेक्सपियर हैं जी, कबीर दास हैं जी। ये लक्ष्मी सारी जिंदगी गाचे बाचे के साथ जिया है और गाचे बाचे के साथ मरेगा। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए फिल्म दादा लक्ष्मी को रजत कमल फिल्म के निर्माता अनहद स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर सिंह रजावत। श्री रजावत के लिए जोरदार तालियां। और फिल्म के निर्देशक श्री यशपाल शर्मा को भी रजत कमल दिया जा रहा है। Dada Lakshmi, ladies and gentlemen, is a biopic on the musical journey of Pandit Lakshmi Chand, and they are getting an award for this. So
ये सुई जो राम रची राखा। गुरुमान सिंह जी की, गुरुमान सिंह जी की। शायद राजेंद्र गुप्ता जी कल आ रहे हैं ना जी, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें काम करना। मेरे हिसाब से उनकी लाइफ का बेस्ट रोल है ये। और एक मेघना मलिक एक्ट्रेस है, उसका भी लाइफ का बेस्ट रोल है इसमें। ज्योति जी, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में इस फिल्म का क्या महत्व है? हेलो हेलो। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो हरियाणा के लोग हैं और मेरी जनरेशन के लोग हैं, हम लोग भी पले बड़े हैं, तो हमने सुना है कि उनके कुछ सांग थे, राजा हरिश्चंद्र, और उनका हीर रांझा भी था। और आने वाली पीढ़ियों ने जब वो चले भी गए, नहीं रहे हमारे बीच में, तो कैरी किया है। लेकिन सांग का जो कल्चर है वो क्या है, मतलब जो लोग नहीं हैं वहाँ के और जो ये फिल्म देखेंगे उनके लिए आप बता सकते हैं कि हरियाणा की संस्कृति में सांग रागनी का क्या कल्चर है? जो आप पॉपुलर फिल्मों में देखते हो उसके बियॉन्ड भी बहुत है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कई बूढ़े लोग, कम से कम 7,000 ऐसे बूढ़े हरियाणा के जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा घर गए, वो ये फिल्म देखने के लिए गए। और क्यों गए? क्योंकि उनको दादा लक्ष्मी को भगवान मानते हैं वो। और उनको ना कोई चीज समझ नहीं आती, और कोई चीज कहानी समझानी हो तो लोकल भाषा, लोकल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वांग जो है वो दादा लक्ष्मीचंद जी ने, वो अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए ना वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड भाषा, जो लिपि होती है, जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको बिल्कुल खिलाफ थे। कि मतलब रूल तोड़ते थे वो। शब्द उन्होंने नए नए जन्म दिए। ऐसे ऐसे शब्द हैं उनकी शब्दावली में कि मतलब हैरान ही हो जाता कि ये शब्द कहाँ से आया। बोले बस मन किया, ये ऐसा लग रहा है तो ऐसा लिख दिया। तो वो शब्द, और जो आसपास को वो पढ़े हुए नहीं थे, वो कढ़े हुए थे, उन्होंने जिंदगी जी थी। और वो उनकी जो बातें थी वो उन बूढ़ों को, उन लोगों को, सबको समझ में आती थी। इसीलिए, और स्वांग क्या है, जैसे नौटंकी होती है उस तरीके से स्वांग भी एक नाट्य कला है, लोक नाट्य, जिसे देसी भाषा में अगर कह दो तो नाटक है, लेकिन देसी नाटक। तो जो देसी, जो हर घर तक हर बच्चे को समझ में आ जाए। आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आज मैं जब नाटक देखने, ये स्वांग देखने गया, इन्हीं लक्ष्मीचंद के जो पोते हैं, बेटे के बेटे, उनके बेटे थे तुलेराम जी, जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, और उनका मैंने स्वांग देखा था दिल्ली में 89 में। अब उनके बेटे, मतलब पोते, वो भी आजकल सांग करते हैं, विष्णुदत्त कौशिक जी। और मैं वो कई बार देखने गया उनके सांग कि आजकल क्या हो रहा है। बस सबसे बड़ी बात क्या थी, मुझे एक ही चीज़ से कोफ्त हुई, वहाँ जितने भी बूढ़े बैठे थे उनको याद है। जैसे रामलीला नहीं होते, हर साल जाते, पता है रावण मरेगा, पता है लक्ष्मण ये उठा ले जाएगा, लक्ष्मण मूर्छा होगी, सबको पता है कहानी, लेकिन वो कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो सांग देखते हैं ना बूढ़े, वो सांग उनको याद है, पूरे सांग, एक एक शब्द याद है पूरा। बस वो मेरे को, मैं पास में बैठा, मेरे को बता रहे थे, देखिए अब ये ऐसा होएगा, देखिए अब ऐसा होएगा। मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे को देखने दो। तो वो एक्साइटमेंट में, तो
वो जो मैंने इतनी रिसर्च की, एक्चुअली 3 साल तो रिसर्च ही चली है, 17 किताबें मैंने पढ़ी हैं, कई लोगों ने इस पे पीएचडी की है, तो वो भी मैंने पढ़े हैं, इतने इतने बड़े मोटे पोथे। इसकी पूरी लिस्ट है फिल्म के एंड में, कौन कौन सी किताबें यूज़ की मैंने या क्या। और तो मुझे लगता है कि स्वांग हरियाणा का एक और उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, मुजफ्फरनगर और ये बागपत वगैरह, उनका बहुत, और राजस्थान के कुछ इलाकों में इनके इतने बड़े बड़े फ़ैन हैं कि मैं बता नहीं सकता, मतलब पूछो मत। अभी 1 तारीख से रिलीज़ हुई थी ये OTT पे, अभी तक 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.25 करोड़, मतलब 3.5 हो जाएगा सुबह तक, 3.25 करोड़ मिनट तक देख चुके हैं लोग। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये नहीं कि मतलब पता नहीं कौन कौन देख रहे हैं, वही लोग बार बार देख रहे हैं, मतलब हर रोज देखते हैं। ऐसा हो गया कि हर रोज, जैसे माता का कोई भजन हो या पाठ चल रहा हो या सुबह पूजा हो, ऐसे वो शाम को लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से स्वांग जो है वो एक सबसे आसान भाषा में लोगों को समझाने की एक कला है। वो अपने आप लिखते थे शाही लक्कड़हारा, या क्या नील, क्या था वो, नल नील का जो कहानी था इसका, सॉरी राजा नल का, सॉरी जुए का, वो कहानी थी। और भी बहुत सारे महाभारत पे बेस्ड काफ़ी सारे सॉन्ग हैं उनके, राजा हरिश्चंद्र जैसे कि आपने बताया, हीर रांझा है, और भी बहुत सारे 22 हैं। जानी चोर। जी, जानी चोर। ज़ैना, आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, पूछिए। जी, मेरा सर से ये सवाल है। अभी सभी जानते हैं सर काफ़ी मशहूर अभिनेता रह चुके हैं, एक जनरेशन के नहीं, कई जनरेशन के। और सर के रोल ज़्यादातर विलनस कैरेक्टर्स के रहते थे और आप इतना अच्छे से निभाते थे सर। आई वुड लाइक टू से आई वॉज स्केर्ड ऑफ यू एज अ चाइल्ड। पर आज जी, आज मैं कतरा रही थी सर से मिलने, इतने अच्छे उनके पोर्ट्रेयल रह चुके हैं। पर आज जब मैं मिली, ही इज़ अ वेरी humble person when he is off character, but when he is in character, I don't think any of us have the पैसा मिलता है ना उसके लिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि लिटरेचर या साहित्य ने विलनस कैरेक्टर्स को एक अलग परिभाषा दी है पिछले कई सालों में, कि विलन की स्टोरी का पर्सपेक्टिव आजकल लिया जाने लगा है मूवीज़ में, नॉवेल्स में। तो उस पर आपकी क्या राय है? बिकॉज आप जिस तरह के किरदार कर चुके हैं, इतने विविड रह चुके हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप एक ही तरीके का कैरेक्टर प्ले करते हैं इतना अच्छे से, इतना वेरिएंट आपका परफॉर्मेंस रह चुका है। तो अभी आजकल के सिनेमा में, आजकल की मूवीज़ में विलन्स को जिस तरह देखा जाता है, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव? नहीं, मैं हमेशा ना ब्लैक एंड वाइट में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं रावण की खूबियां देखना चाहता हूं और राम की कमियां, जो कि बहुत जरूरी है कोई रोल करने के लिए। वो तो लिख दिया ना उसने, ब्लैक तो लिख दिया, अब उसमें ग्रे क्या है? आपने नोट किया होगा, गंगा जल में मेरा रोल ना के बराबर था, 2-3 डायलॉग थे मेरे सिर्फ, लेकिन करते 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 वह उनको इतना पसंद आया कि मेरा रोल बढ़ता चला गया हर बार। और उसमें जो लड़की से प्यार करने का जो नजरिया है वो मेरा है, स्क्रिप्ट का नहीं है। वो मेरा इसलिए है कि यार वो उसको प्यार करता है जेन्युइनली, वो उसको शादी करना चाहता है ना, बेशक एक तरफा ही सही, लेकिन वो करना, कम से कम ये तो पॉजिटिव एक बात रखूं मैं अपनी तरफ से, और तो कुछ पॉजिटिव था ही नहीं उस रोल में, है ना। जैसे तो मुझे लगता है कि मैं अपने विलेन वाले कैरेक्टर में क्या क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं। लगान में, जैसे लगान में भी मैं जेन्युइनली लड़की से, हीरोइन से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं धोखा देता हूँ क्योंकि उससे जलन है हीरो से, तो इसलिए मैं गद्दारी करता हूँ, तो एक रीज़न मिल जाता है। या अब तक 56 हो, चाहे आपने देखा होगा, उसमें मैं नाना पाटेकर की वाइफ से मेरी बड़ी सिंपैथी है कि वो कैसे झेल रही है इस आदमी को, है ना, मतलब किस तरीके से, और वो एक कंपटीशन है, बात अलग है। तो किसी भी फिल्म में देखिएगा जिसमें, तो बिल्कुल ही मैं टोटल कमर्शियल उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब ही विलेन को मुक्का लगते ही जो तालियां बजाते हैं, जो कि होता है अक्सर वही होता है, आज तक का फॉर्मूला वही रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल
आजकल की फिल्मों में पिछले कुछ सालों से, जब से OTT आया है या जब से टीवी के ये बड़े हैं चैनल, जब से तब से ये चेंज आना शुरू हुआ है कि विलेन, आजकल के हीरो लोग विलेन वाले विलेनिश रोल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपको पता हो तो वो चाहे वो रणवीर कपूर हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको राजकुमार राव हो, उनको वैसे वाले करेक्टर आजकल ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं जिसमें नेगेटिविटी हो। तो ये अपना अपना नज़रिया है, या डॉन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत किए हैं इस तरीके के करेक्टर। और अब लेकिन चेंज आ रहा है क्योंकि यंग जनरेशन की पसंद भी चेंज हो गई है और उनको लगता है कि वाकई में अब उनको समझ में आ गया है कि ब्लैक और वाइट कुछ नहीं होता, जो हीरो है उसकी भी कुछ कमियां होती होंगी। और हम सबको मालूम है अगर राम के अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, बेशक वो अपनी वाइफ को घर से निकाल रहे हैं किसी की बात सुन करके या कुछ भी, तो किसी के अंदर भी हो सकती है। वी आर ह्यूमन बीइंग, एवरीबॉडी, नोबडी इज परफेक्ट। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये था कि जब आप इस तरह की, जैसा बता रहे कि आपके खुद के ये प्यार करने की का तरीका था, तो जो विलेन होते हैं जैसे कि किसी भी रोल को करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आप करते करते 6-6 महीने की शूटिंग्स होती हैं तो उसमें आप बदल जाते हैं कई बार, तो इसको आप पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है या कुछ उसका हिस्सा रह जाता है, कुछ अंश रह जाता है क्या अपने कैरेक्टर में, अपने व्यवहार में या शरीर में या आत्मा में? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो तो सही में आप अपनी वाली ही कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, आप अपने तरीके से प्यार कर रहे हैं, तो वो तो एक ये हुआ आप अपना दिखा रहे हैं, और दूसरा जो कुछ और इम्पोज किया है आपने दूसरी तरह का, जो डायरेक्टर ने बोला, तो उसका हिस्सा कुछ रह जाता है क्या? सभी एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ, जो इवन हीरोज़ हैं, कैरेक्टर रोल्स हैं, विलेंस हैं या हीरोइंस हैं, सबके लिए एक टेक्निकल प्ले से रिलेटेड या फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कितना कुछ रह जाता है क्या? जितनी फिल्में करते हैं जीवन में, शुरू लास्ट तक में जो शुरू में किया था, लास्ट तक में गंगा जल का कुछ अंश रह गया हो, या फिर आपने अब तक 56 की बात किया, अपहरण की बात किया, उनका कुछ अंश रह गया है क्या अभी आपके अंदर? नहीं, आप देखिए, आपके गुजरात में ही लगान की शूटिंग हुई थी, तो 5.5 महीने लगातार शूट किया था हमने धूप में। हम कड़कती सर्दी में आए थे और किलकिलाती धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में गए थे। तो 1 जनवरी से 16 जून तक, 16 या 17 जून तक हम थे। और मेरा ये मानना है, जैसे गंगा जल फिल्म देख के मेरे बच्चे क्या करते थे कि पिस्टल लेकर ठा 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 ठा, और ऐसे, तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वायलेंस अगर गलत तरीके से दिखाई जाए फिल्मों में तो बहुत गलत है बच्चों के लिए। और जिस तरीके से आज क्राइम बढ़ रहा है गांव-गांव में, और इसमें ये OTT का बहुत बड़ा प्रभाव है ना, निर्भया कांड जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर को हमेशा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इतने विलेन के करेक्टर करता हूँ और अगर मेरे अंदर कुछ रह जाए तो फिर तो मैं लानत है मेरे ऊपर। तो ये नाटकों में होता है। नाटकों में क्या है, कट नहीं है। नाटकों में 4 महीने लगातार रिहर्सल कर, जैसे तुगलक नाटक मैंने किया, 4 करोड़ का बजट था, दिल्ली के एक्चुअल तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के किले में हुआ था, और उस नाटक में 4 महीने मैंने तैयारी की थी और उस रोल को तैयार किया था, जो तुगलक का रोल। उससे पहले ओम शिवपुरी ने वो रोल किया था इतने बड़े लेवल पे, या फिर मनोहर सिंह एक थे एक्टर, उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने किया वो इतना बड़े लेवल पे। 150 लोगों की तो कास्ट थी, मतलब इतना, 9 स्टेज बने थे, ऐसे मीनार, ये वो गली। तो उस वक्त मेरे दिल में, मेरे अंदर तुगलक रह गया था काफ़ी दिनों तक। एक घमंडी, रात को सोना नहीं, जागना और क्रूरता, और वो, और ऊपर से मतलब मिठास से बात कर रहा, वो मेरे को जाने में टाइम लग गया, क्योंकि वो मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी ना, उसकी इतनी प्रैक्टिस की थी, मैं दिन रात प्रैक्टिस करता, सोते उठते जागते बैठते। एक बड़ा अच्छा किस्सा है, वो जहाँ होटल में रह रहे थे तो NSD इन्होंने बोला प्रोड्यूसर ने कि भैया कपड़े अपने खुद धोने पड़ेंगे। तो मैंने बोला मैं तुगलक हूँ, मैं चड्डियाँ धोऊंगा क्या यहाँ पे अपनी? मतलब मैं बोला भाड़ में गया, बेशक मैं कपड़े धोऊंगा ही नहीं, मैले पहन लूंगा, लेकिन धोऊंगा नहीं मैं। भाई करेक्टर में हूँ मैं, थोड़ा सा तो ध्यान रखो यार। तो इतने खुश हुए वो, बोला नहीं नहीं सबके कपड़े धुलेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये उस वक्त में ऐसा हो गया था। लेकिन फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में तो
अगर बशर्ते कि कोई फिल्म वैसी बनी हो कि आपको जैसे सेंट ऑफ ए वुमन टाइप, जैसे अल पचिनो का जो रोल है, या इस तरीके के जो रोल जो इंडिया में बहुत कम नसीरुद्दीन शाह ने किए हैं, जैसे स्पर्श फिल्म अगर आपको याद हो, उसमें जो अंधे का करेक्टर था, उन्होंने अंधा महाविद्यालय में जा करके कुछ दिन एज अंधा बिताया था, पट्टी बांध करके। तो उस तरीके से आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत ही कम। इरफान खान थे जो बहुत इन चीज़ों पे काम करते थे, संजय मिश्रा हैं करते हैं, और भी वो भी किसी किसी फिल्म में जिसमें ज़रूरत हो कि सुई से अगर काम चल रहा है तो तलवार क्यों उठाएं, मतलब फालतू में, अगर हो रहा है आराम से काम। क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली है NSD की, हम 84 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, इतने साल थिएटर करते हो गए और इतने नाटक कर लिए, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि किसी एक रोल के लिए कितनी मेहनत करनी है वो हमको पता है। प्रोफेशनल हो जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो एक छिपकली फिल्म आएगी OTT पे कभी, वो देखना, मेन रोल है। एक मूसो एक फिल्म है, ये दोनों ही फिल्म लिटरेचर के ऊपर हैं, और मतलब जिसको कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड होता है लिखने का, उसको मिल चुका है नोबेल प्राइज़ इसको, मूसो को। अगर आपने गूगल सर्च करेंगे तो ऑफ माइस एंड मैन, ये है एक नावल है अमेरिकन, जो कोरोना जैसी बीमारी आई थी 100 साल पहले, उस बीमारी के बाद का लिखा हुआ वो नावल है, और उसके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसमें मैंने लीड रोल किया है। वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। इन फिल्मों में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं एज करेक्टर ही रहना शुरू कर दिया था। मैंने घर में भी खाते पीते उठते पाते जागते सोते सब, तो मतलब सपने भी एज करेक्टर ही आने लग गए थे। एक यशपाल जी, हम एक सवाल और करना चाहते हैं, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल है, लाइव है, सब लोग देख भी रहे हैं। और लिटरेचर फेस्टिवल में हम ज़्यादातर बातें करते हैं जिसमें कि साहित्य और साहित्य से लोगों का कितना विकास होता है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं, आपकी बचपन की बातें करना चाहते थे कि बचपन से अभी तक के जो सपने थे आपके, किस तरह से सपने बड़े हुए, सपनों के साथ आप कैसे बड़े हुए, और सपनों की को उड़ान अभी तक पूरे सपनों को मिल चुकी है, कितनी बाकी है। और गांव के बच्चे जैसे आपके हिसार लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो मैंने आपकी पढ़ा बायो में, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आज भी, अब इंडिया अपना बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है भी अभी भी, तो उनके सपनों को उड़ान मिलने के लिए और क्या ज़रूरत है, आपके साथ क्या हुआ, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सपनों से ही दुनिया चलती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें सिर्फ लिटरेचर को जोड़ देते हैं कि लिटरेचर का क्या महत्व है, या इस जर्नी में मुझे नहीं पता था लिटरेचर क्या होता है या क्या, जब बच्चा था मैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि ये जो मधु मुस्कान, लोटपोट, नंदन, चंपक, ये मेरे को बहुत शौक था पढ़ने का। और लाइब्रेरी में मैडम ने मेरे को शौक देखते हुए, मेरी कोई फीस नहीं लेती थी, हर रोज़ एक किताब देती थी, अगले दिन वापस करता था, फिर दूसरी लाता था, ऐसे मेरा फ्री में चल रहा था। बाल भवन की लाइब्रेरी में हिसार, संतोष मैडम थी। और मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ जितनी भी थी मैंने सारी पढ़ डाली, जितनी भी अमर चित्र कथाएँ थी वो सारी पढ़। आज मुझे पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण था उस वक्त। आज बच्चों को नहीं पता है पंचतंत्र की कहानियाँ या अमर चित्र कथाएँ, पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चों को ये किताबें, ये लिटरेचर इतना बड़ा लिटरेचर हैवी नहीं है, इंटरेस्टिंग वाला लिटरेचर है, ताकि बच्चे उनको इसी तरह लिखा भी उसी तरीके से गया है पंचतंत्र की कहानियों को, और अमर चित्र कथाओं को भी सचित्र लिखा गया है, मतलब देखकर तो अब अच्छा लगता है। तो वो लिटरेचर की मेरी शुरुआत थी, ये जो मैगज़ीन थी और ये जो किताबें मैं बोल रहा हूँ, ये तो वो शुरुआत। और आज तक उस मेरी आदत ने, उसके बाद कहानियों की शुरुआत हुई, जैसे मालगुडी डेज, या मेरे जो फेवरेट थे तमस, मालगुडी डेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है ज़िंदगी, और ये जो कथा सागर, जो इस तरीके के DD 1 पे उस वक्त आते थे। आज इतनी भागदौड़ मची हुई है, मैं बता रहा हूँ, रील की मैंने बात की, जैसे किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो इसको लिटरेचर से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, और उन सपनों को भी जोड़ रहा हूँ कि मुझे कोई सपने उस वक्त नहीं थे। हाँ, जब मुझे पता चला कि थिएटर कुछ होता है, जब मैंने नाटक किया और NSD के पास आउट इरफान खान से 1 साल सीनियर राजीव मनचंदा जब हमारे हिसार से थे, उन्होंने जब नाटक करवाना शुरू किया, तब मेरे अंदर एक ऐसा लगा कि शायद यही मुझे करना है। बहुत बैंकों में, रेलवे में कोई बोले
पुलिस में, कहीं भी आर्मी में, सरकारी नौकरी बस चपड़ासी मिल जाए, इतने मतलब लालायित थे हमारे माँ बाप की, मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए किसी भी तरीके से, कुछ भी मिल जाए। बहुत ट्राई किया, टाइपिंग सीखी, ये वो, डेली वेजेस तो मैं किया खूब पार्ट टाइम, लेकिन पता नहीं मेरा ध्येय शायद नहीं था। नेवी में एडमिशन हो गया था, नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, इतना प्रोफेशनल है ये, मुझे नहीं पता था, लेकिन बस शौक था। और सेम ये कहानी है दादा लक्ष्मी की, जो है सेम कहानी है, वो घर से भागना। मैं भी घर से भाग गया था, नसीरुद्दीन शाह का प्ले था अंधा युग, धर्मवीर भारती का, और मैं घर से भाग गया था। और मेरा उस वक्त चांदी का काम, मैं चांदी की दुकान पे काम करता था, जेवर बनाता था, लेकिन वो छोड़ के मैं भाग गया बस। लेकिन मेरा दोस्त था धर्मवीर, हम भाग गए नाटक देखने। अब वहाँ नेहरू शताब्दी समारोह था, 15 दिन का फेस्टिवल था, तो मुझे पता लगा कि नसीर का भी है, उत्पल दत्त का भी नाटक है, कुलभूषण खरबंदा का भी है, हबीब तनवीर का भी है, कुमारनी आगाशे भी है, प्रवीण जोशी का, ये सब थे गुजराती, और सरिता जोशी, प्रवीण जोशी इफ यू नो, तो उनके भी नाटक थे। और फिर तो मैंने सारे नाटक देखे और मैं इतना पगला गया, फिर वहीं मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, एक ग्रुप, खिलौना ग्रुप वीके शर्मा का, और बच्चों को 750 रुपये महीने में, और फिर मैं वो 4 महीने वहीं रहा। फिर मुझे एनएसडी का पता चला, वहीं था एनएसडी भी, तो मुझे एनएसडी में ऐसे भगवान लगते थे वो लोग। तो मैं अपने सपनों की ही जर्नी बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपके अंदर पैशन है, आग है, और वो ललक है सीखने की या करने की, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। फिर आप कितना ही रोको, फिर जैसे गधे को अगर कुएं में गिर डालना हो तो उल्टी तरफ खींचो, वो गिरेगा। तो हमको तो गिरना ही है, अगर गिरना है तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। ज्योति सवाल कुछ कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, देन फिर हम ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे। तो यशपाल जी, जब आप 90s में बॉलीवुड गए थे, तो वहाँ पर क्या विलेन बनने गए थे या हीरो बनने गए थे? मैं 90s में नहीं गया था, मैं गया था 96 के एंड में जी, मिड 90s। हाँ, मतलब लेट 90s। हाँ, तो मैं ना तो हीरो बनने गया था ना विलेन बनने गया था, मैं बस एक्टिंग करने गया था। और वो तो काम नहीं मिला 3-4 साल, तो मतलब ऐसे एपिसोडिक मिलते रहे छोटे छोटे, तो दाढ़ी बढ़ गई, और दाढ़ी में फिर विलेनिस लुक आ गया, और फिर वही कंटिन्यूटी चलती रही, उसी में ही लगान, उसी में ही गंगा जल, उसी में ही बहुत सारी फिल्में हो गई। अपहरण में काटवाया मैंने, फिर मैं कहा चेंज करो थोड़ा, फिर मैं कहा बहुत ऐसा हो गया, फिर नीली छतरी वाले किया कि भैया थोड़ा सा पॉजिटिव रोल करते हैं, या राउडी राठौड़, सिंह इज किंग वगैरह ये जो किए, तो वेलकम टू सज्जनपुर, थोड़े थोड़े मतलब नेगेटिव शेड कम हो थोड़ी सी, और मैंने वाकई में नेगेटिव बहुत सेंसिबल हुआ तभी किया, अदरवाइज मैंने उसके बाद नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब से आपने काम शुरू किया तब से कभी काम की कमी नहीं रही होगी आपके पास, जब से एक्टिवली बॉलीवुड में आए। नहीं, काम की कमी ही कमी थी, कुछ था ही नहीं, बहुत भूखे मरे हैं, बहुत। अगर आप मेन स्ट्रीम में हाँ, लगान फिल्म जब हुई, गुजरात इज लकी फॉर मी, लगान फिल्म जब हुई थी उसके बाद मैंने स्ट्रगल छोड़ दिया था, मतलब जाना किसी के पास। और उससे पहले भी मैं जाता था तो अपनी धुनक थी, पता नहीं हरियाणा से हूँ शायद इसलिए या क्या थी, कि मैं बोलते थे उस वक्त, ये तो था नहीं मोबाइल ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, ईमेल कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं, जा करके ऑडिशन देना पड़ता था, और फिर फ़ोटो लेके जानी पड़ती थी, फ़ोटो के पीछे नंबर लिख करके, और फिर वो बोलते थे कि अभी ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे, फ़ोटो छोड़ जाओ। तो फिर मैं आ गया दुखी, क्योंकि मैं मेन रोल करके आया हुआ था दिल्ली से नाटकों में, और मतलब मेरी ईगो हर्ट होती थी उससे। तो मैंने क्या किया, 3 स्पीचेस याद की। एक रास्ते नाटक है सत्यदेव दुबे का, एक आइंस्टाइन नाटक है, उसमें आइंस्टाइन का रोल था, और एक बड़े न खेले छोटे खेल, डेरियो फो का लिखा हुआ। ये 3 में मेरा मेन रोल था, तीनों में मैंने एक स्पीचेस याद की बड़ी। और जैसे ही कोई बोलता था कि ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे, आप जाइए, तो मैं बोलता था 5 मिनट। मैं वहाँ स्पीच सुनाता था, और उसके पीछे पेजर नंबर लिख करके, वहाँ बुलाना हो तो बुला लीजिएगा, नहीं तो जयराम जी की। तो इस तरीके से काम मिला है धीरे धीरे, उसका बड़ा फायदा हुआ। ऑडियंस के सवाल। एक सवाल मेरा काफ़ी मन में रह चुका है। सो सर हैज़ बीन वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। आपकी एनएसडी वाली बैच एकदम ब्रिलियंट रह चुकी है। सर, कैसा फील होता है जब आपको लोग आपके किरदार से याद करते हैं, ना कि आपके नाम से? बहुत सारे लोगों को मुझे बताना पड़ा। लगान वाले बच्चा यादव, ये तो
एक गिरीश घोष करके एक बहुत बड़े एक्टर रहे हैं कलकत्ता में। वो थिएटर का अंग्रेज़ों के ऊपर नील दर्पण एक नाटक है, वो किया उन्होंने, और उन्होंने अंग्रेज़ का रोल किया। और अंग्रेज़ का रोल किया, उसमें अंग्रेज़ों नील की खेती करने वाले मज़दूरों और उनकी जो उनके साथ बलात्कार करते थे ये, और उनकी गरीबों का, और उनको अत्याचार करते थे, उसके ऊपर वो कहानी है। तो गिरीश घोष को 3 लोगों ने जूते मारे स्टेज पे फेंक के, स्टेज से ही। तो उसके बाद जब नाटक खत्म हुआ तो उसने जूते लेके कहा था यही मेरा अवार्ड है। बोला इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हुई मेरे से कि और यही मेरा अवार्ड है, इसका मतलब मैं, तालियों से हॉल गूंज उठा था। इतना बहुत क्रेज कलकत्ता, मतलब बंगाली लोग बहुत क्रेज रहे हैं उस नाटकों में, बहुत क्रेज है उनका, अभी तक भी बहुत जी जान से वो करते हैं काम। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। अगर कोई लाखा के नाम से या कोई किसी और नाम से बुलाता है तो, या सुंदर यादव के नाम से बुलाता है, या दया सिंह के नाम से, या इम्तियाज़ सिद्दीकी के नाम से अब तक 56 के लिए, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात बता दूं, कभी लगता आई एम नॉट सेटिस्फाइड टिल नाउ विच आई कैन डू इन, आई हैव डन इन थिएटर, विच आई हैव डन इन थिएटर, आई हैव नॉट डन इवन 10% इन द फिल्म्स, रियली। मैंने आपको बहुत हम्बल पाया, और आपसे जो डील, मतलब आपको आने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सिंप्लिसिटी से किया। आपको देख, आपको कभी डर, आपसे लोगों को डर लगता है कभी? जैसे ये बता रही थी अभी, जैसे एयरपोर्ट पे गए और कहीं, तो मुझे ऐसा लगता होगा। शुरू में तो लगता है जैसे इसने बताया सेम ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। शुरू में बहुत डर लगता है, और उसके बाद थोड़ा फिर जब उनको देख लेते हैं, अरे ये तो हमारे जैसा ही है, तो फिर तो सर पे बैठते हैं। मैं तो 10-10 पोज में फोटो खिंचाते फिर, अरे एक और। मुझे ये सबसे सरलता से इनके साथ हम जो इनको इनवाइट करना था, सबसे सरल काम था। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने रील्स की बहुत बात की, तो जब आपके दौर के एक्टर्स थे, उनके संघर्ष और तपस्या की कहानियां हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ में, लेकिन आज के दौर में जो रील से पॉपुलर हो जाता है वो भी बॉलीवुड में एंटर कर सकता है। अब वो गेट कीपिंग नहीं रहा कि आप देख सकते हैं रिसेंट की जितनी फिल्में आई हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्म्स हैं, तो ये 30 साल में जो बॉलीवुड का सफ़र है वो क्या एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा करता है कि आज जो हो रहा है वो इतना आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, या फिर हम जहाँ खड़े हैं, बॉलीवुड जहाँ खड़ा है, वो सही दिशा में उधर वो जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और ये अच्छी बात है ना कि एक बिहार के गांव में छोटे से, जो कभी बॉम्बे नहीं आ सकता, वो रील बना करके फेमस हो गया, तो कितनी अच्छी बात है उसके लिए। इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं मोबाइल की और इनकी रीलों की, कि उनको कम से कम ये सेटिस्फैक्शन है, वो घर से भागते नहीं, फिर वो सपने नहीं देखते कि बॉम्बे भागना है या कहीं भागना है। बोले नहीं, हमारा बॉम्बे यही है, तो बस उनको लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, उनको तारीफ हो रही है, तो उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हो जाता है। तो लेकिन इसका बुरा सबसे क्या है कि वो जो आवाज़ किसी और की, और आप सब जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा ख़राब सा लगता है कि, या कई लोग अच्छा करते भी हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक भिखारिन गाना गा के पूरी दुनिया में फेमस हो गई। आप देखिए, एक लड़की ने मद्रास में आंख मारी और पूरी दुनिया में फेमस हो गई, आप देखिए। तो इससे सस्ता तरीका और क्या होगा, है ना। और मैं कहता हूं, अगर एक छत्र राज्य हो ना, जैसे तीनों खान हैं और या कुछ 1-2 और एक्टर हैं, उनका एक छत्र राज्य हो अगर बॉलीवुड के ऊपर, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों हो भाई, जो टैलेंटेड है उसका राज्य होना चाहिए, वही आगे जाना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, सीधी सी बात। जो टैलेंटेड है उसको आगे आना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इसके कला के अंदर तो इन चीज़ों का स्थान होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल। कला का, आर्टिस्ट का धर्म क्या है? कला है ना। हमारा, मेरी एक्टिंग, मेरी डायरेक्शन, मेरी जो साहित्य, जो मैं जानता हूँ, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है।
और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि अब अभी तक आपने 10% ही फिल्मों को दिया है, अभी तक आपने अपने आप को पूरी तरह खर्च नहीं किया है, देयर इज़ मोर। और ये जो पंडित लक्ष्मीचंद की जो फिल्म है, इसके आगे हम आपको कहाँ अपने आप को आप खर्च करेंगे? OTT फिल्म्स या फिर क्या है बचा हुआ जो 90% है, वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, टाइम पास करने के लिए तो मैं राउडी राठौड़ कर लेता हूँ। और अभी भी मैं एक अच्छी फिल्म है कबीर खान की, एक चंदू चैंपियन, जिसमें कार्तिक आर्यन है, बहुत अच्छी, वो भी आने वाली है। एक वेलकम 3 आने वाली है जो होएगी अभी शूटिंग। बिल्कुल मन नहीं है मेरा काम करने का उसमें, लेकिन फिर भी पैसा और फेम, क्योंकि लोगों को तो वही दिखता है अक्षय कुमार के साथ, उसके साथ, इसलिए मैं कर लेता हूँ साल में एक आध फिल्म। लेकिन मेरा मन जो है वो मेरे टाइप की दादा लक्ष्मी फिल्म में या उसमें लगा रहता है। कोई जूनियर, कोई नया लड़का कहीं से मुझे स्क्रिप्ट भेजता है, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है तो मैं उसको हेल्प करता हूँ कि चल करते हैं, और किसी भी तरीके से लो बजट में ही सही। अभी भी कितने सारे डायरेक्टर, मैं कम से कम भी 25 डायरेक्टर ऐसे हो गए होंगे, 25 फिल्में मेरी ऐसी हो गई होंगी जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार फिल्म बनाई है, और वो मतलब मैंने उसको कॉपरेट किया है पूरा, क्योंकि चल कर या बुस्टअप किया है, या मैंने उसमें काम किया है, या मैंने कास्टिंग की है कि चल, या ऐसा किया है। तो बड़ा मज़ा आता है वो सब करने में, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं बॉम्बे गया था तो एक बंदा भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था, तो किसी ने भी हेल्प नहीं की थी, मेरे खुद के क्लासमेट्स ने भी हेल्प नहीं की थी, वो स्टार थे। मैंने वो ज़माना देखा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी, अगर मैं इतना भी धक्का दे पाऊँ तो मैं बड़ा खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को। सीधी सी बात है, इतना सा भी धक्का हो जाए तो एस्टेब्लिश हो गए। कितने सारे फेस्टिवल हैं, फिल्म फेस्टिवल, वो भी। जी, मेरे तो सवाल खत्म हो गए, अब ऑडियंस के लिए फोरम ओपन करते हैं। यस, हम कुछ सवाल लेंगे। एक दो वॉलंटियर इधर आ सकते हैं प्लीज। यशपाल सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मेरा नाम नितिन जैन है, और जब आज पता चला कि आप इस फेस्टिवल में आ रहे हैं तो स्पेशल आपको देखने के लिए मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर आए हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और हरियाणा में स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान लोगों का रहता है, तो कभी आपका किसी स्पोर्ट्स में रुझान रहा है सर? मेरा क्रिकेट में रहा है बहुत जी, लेकिन जब अजरुद्दीन केस हुआ था मैच फिक्सिंग का, उसके बाद से छोड़ दिया मैंने देखना। सर मोर क्वेश्चंस प्लीज। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ है ना, मुझे बहुत डाउट होता है उस पर। भगवान कसम डाउट होता है, क्योंकि यार इतना बुरा नहीं खेलते थे यार। सर वो लगान वाली टीम भेज देते तो जीत जाते हम लोग। हाँ लेकिन उसमें भी तो लाखा है ना। यशपाल भाई, थैंक यू सर। जी जी, एक ज़रूरी जो मुझे लगता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी इसका थीम में शामिल है, और मैं आपको आइंस्टीन के वक्त से, जब आप NSD के प्लेज करते थे, तब से मैंने आपको देखा है, आपकी यात्रा देखी है। वहाँ से चल के और बेहतरीन फिल्में हिंदुस्तान की करना, और उसके बाद अपने अंदर एक यशपाल शर्मा को बचाए रखना। जैसा आपने कहा कि जो भी लोग, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से क्योंकि जुड़ा हूँ, तो कभी भी आपको कॉल कर लिया जाए, कभी भी आपसे कोई सपोर्ट मांग ली जाए, आप तैयार रहते हैं। कितना मुश्किल है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट अगर बाकी लोग भी करना चाहते हैं कि ऊंचाइयों पे पहुंचना, लेकिन अपने अंदर जो आप लेके आए थे अपनी गांव से, अपने जड़ों से, आपने फिल्म भी बनाई तो अपनी जड़ों की बनाई, कैसे मैनेज करते हैं? काफ़ी लोग तो रात में भी काला चश्मा लगाने लगे, आप तो दिन में भी नहीं लगाते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? नहीं मैं लगाता हूँ काला चश्मा, क्यों नहीं लगाता हूँ। अभी हमने देखा क्लिप में नेशनल अवार्ड लेते वो अहम वाला काला चश्मा आपने कभी नहीं। भाई मैं विपुल शाह एक डायरेक्टर हैं जो सिंग इज किंग के प्रोड्यूसर हैं, और अभी जो केरला स्टोरी आई थी उसके भी प्रोड्यूसर हैं, और अभी एक बस्तर आ रही है उसके भी प्रोड्यूसर, मैंने भी इसमें काम किया है। तो वो इस फिल्म का जब मिला था अवार्ड, उसके वो जज थे, मतलब उसमें जूरी में थे, चीफ थे। तो उन्होंने बताया कि पूरे आज तक के इतिहास में तुम पहले व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति से काला चश्मा डाल के अवार्ड लेने गया है। और मैं सच बताऊं, मैं भूल गया था उतारना, मुझे उतारना था, मैं भूल गया था, और मुझे बाद में याद आ रहा, मैं इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ। दूसरी बात जो आपके सवाल है, देखिए इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई महान बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं वही हूँ जो हूँ, था, जो रहूँगा। तो उसमें
आप बताइए, जब शमशान घाट जाते हैं तो हम ये तो सीख लेते हैं ना कि हम क्या लिखा होता है बाहर, बस आपका साथ यहीं तक था, अब मुझे अकेले जाने दीजिए। तो क्या लेके गया वो बंदा, क्या लेके गया? उसकी यादें, उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, या उसकी कुछ। आजकल महात्मा गांधी को या किसी भी को याद करते हैं तो क्यों करते हैं, किसी भी व्यक्ति को याद, तो उसके काम कर्म, तो हमें कर्म में ऐसे होने चाहिए। और हमने मतलब इतना बुराइयां, इतना घटियापन अगर हमारे अंदर है, वो तो फैलता ही है ना, फैलता ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई विशेष मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि अपने आप को जब रात को सोऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना हो किसी भी चीज़ की, या गिल्ट फील ना हो कि आज मैंने उसका बुरा कर दिया या सोच भी लिया क्यों। तो ये बस ये मेरे को हर रोज़ ज़िंदा रखता है। और आज 57 साल हो जाएंगे 1 जनवरी को, तो ऐसा लगता है कि मुझे युवा रखता है और अंदर के बच्चे को मरने नहीं देता वो कभी भी। तो वो बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, नहीं तो हम एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग सीखनी हो तो हमारा सबसे बड़ा टीचर एक बच्चा है, या जानवर है, कुत्ते बिल्ली, ये गाय भैंस, उनसे एक्टिंग उनसे सीखनी चाहिए हमको। क्योंकि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग नहीं करना होती है। एक और सवाल लेंगे बस हम, वैसे भी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। यस जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने कई विलेनियस रोल किए इन द फिल्म, but I was very surprised that I have shown in the Neeli Chhatri Wale show in the very positive and it's a funny and it's a inspiring show, and due to that your character the Bhagwan Das, I think so, and I really loved that character and really I missed that character also. But can you tell me what is the reason that you have quit that show? Because you were popular and you were really good acting in this show. Please can you tell me? जी, मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता, होती नहीं है बंद करके ना। वो मैं चाहता हूँ कि काम करने का मन हो तो चाहे दिन रात 2 महीने 3 महीने लगा रहूँ, और अगर आराम करने का मन हो तो मैं 1 हफ्ता सोना चाहता हूँ। तो उसमें वो नहीं हो सकता था। और दूसरा, अगर वो आप भी YouTube में नीली छतरी वाले ज़रूर देखिए, 1 से 57 एपिसोड तक मैं हूँ। 1 से 57 तक मैं छोड़ दिया मैंने 52 के बाद ही बोल दिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने माना नहीं। क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं उस वक्त टॉप पे था ये शो, पूरी टीवी इंडस्ट्री में टॉप पे था ये शो, और पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। जी टीवी पूरी दुनिया में चलता है। और ये कहानियाँ जो 1-1 घंटे की कहानी, 1-1 फिल्म थी, हर रोज़ एक फिल्म आती थी, मतलब सैटरडे संडे को। तो मैं तंग आ गया, रिपीटिटिव या मोनोटोनस होने लगी थी कहानियाँ। वो राइटर को लगा शो तो हिट है ही, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बना दो, बहुत बड़ी। ओ माय गॉड, ये जो फिल्म है उसके राइटर जो हैं, जो पहली जो फिल्म थी जो उसके जो परेश रावल वाली, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ही उसके डायरेक्टर थे, तो राइटर डायरेक्टर। तो मैंने कहा कि प्लीज़ कहानियाँ नई लाइए। वही दूसरी पुराने सीरियल एक था उनका, जो रोहिताश गौड़ का, जो भाभी जी घर पे हैं वाले जो एक्टर हैं, उनकी कहानियाँ उठा करके यहाँ चेपने लग गए थे वो। तो मैंने कहा यार मैं प्लीज़ कुछ नयापन होगा तो मैं आगे करूँ। तो 52 के बाद मैं छोड़ रहा हूँ। तो उनको लगा अरे इतना पैसा कमा रहा है, इतना बढ़िया, मतलब उस वक्त मैं तकरीबन ₹1,00,000 पर डे ले रहा था, और मुझे 1.5 लाख पर डे का ऑफ़र आ गया था कि कर लो, आगे बढ़ा दो इसको। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। वो भी मैंने इसलिए किया था, खैर आपसे शेयर करता हूँ। मैंने दोनों बहनों को वादा किया था कि 1-1 घर गिफ्ट में दूंगा, तो मैंने वो सारा पैसा लेके बहनों को घर दिया। तो ये जो है ना, छोड़ने की वजह यही थी कि मैं पैसा कमाने, मैं आइलैंड खरीदने के लिए नहीं आया हूँ इस दुनिया में। क्या करूँगा यार, 6 फीट जगह चाहिए सोने के लिए, साला खाने को दाल रोटी चाहिए, एक छत चाहिए, इज्जत चाहिए, किसी से मांगना ना पड़े, बस ये काफ़ी है, नहीं है क्या जीने के लिए? काहे को इकट्ठा करके रखे? जो अंबानी के बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कि मैं ज़्यादा लूँगा, मैं ज़्यादा लूँगा। सोचिए यार कहाँ मेंटलिटी चली गई है। कोरोना आया था तो मुझे लगा अब खत्म हो जाएगा सब, अब सबको अकल आ गई है, लेकिन बिल्कुल 1% भी अकल नहीं आई है। मतलब कोरोना में रैलियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। मुझे लगा कोरोना इससे बड़ी सीख इंसानियत को और क्या हो सकती है।
कि देखिए ये टमाटर वाला, ये दूध वाला, ये झाड़ू वाला, ये हमारे हीरो हैं, ये जो डॉक्टर हैं ये हीरो हैं, ये जो काम करने आते हैं, ये सफाइयाँ करते हैं, ये हमारे हीरो हैं। उस वक्त ऐसा लगा था कि किस काम की ये गाड़ियाँ, किस काम का ये सूट बूट। और थोड़े दिन बाद हुआ क्या, भूल गए सब, लाशें तैरती हुई दिखी हमको। मतलब क्या क्या दुनिया मर रही है, पूरी दुनिया में क्या हाल हो गया। उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरेंगे, मोटी खाल, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। चलिए ठीक है। अब हम लोग वन क्वेश्चन लास्ट। बोलिए बोलिए सर यार जल्दी। फिर अपने जो वॉलंटियर हैं उनके साथ में 5-7 मिनट एक बुक कवर लॉन्च करना है, वो सुजाता जी दिल्ली से आई हुई। सर विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप योर फेवरेट हियर हैं? विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप हाँ, योर हाँ। फेवरेट। क्या योर फेवरेट? विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप। मेरा मेरा अनुराग कश्यप में किसको आप पसंद करते हैं? अच्छा ये हाँ। विशाल भारद्वाज बेटर। आप यस साहब, आप गुजरात में आए हो, अहमदाबाद में आए हो, तो आपको जय श्री कृष्ण तो बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। મારું નામ સતીશ ગજ્જર છે। મેં તમારી પિક્ચર ગંગાજળ લગભગ 10 થી 15 વાર જોઈ છે અને તમારી જે એક્ટિંગ છે ને અમેઝિંગ એક્ટિંગ છે કે આવી એક્ટિંગ તમારા સિવાય કોઈ કરી શકે નહીં, બરાબર? અમારું એક કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જે ગંગાજળમાં તમે જે ડાયલોગ બોલ્યા છે ને, એક મને ખાલી એક ડાયલોગ તમારો સંભળાવો। मैं गालियां नहीं बकना चाहता। नहीं गालियां नहीं। जब जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जब आप आते हो, गाड़ी में उतर के, जीप में उतर के आते हो, और जैसे उसको पकड़, जो कलेक्टर को पकड़ के जो मारते हो ना, जैसे थप्पड़ मारते हो ना, खाली वही बोले ये चल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मेरा है और मैं ही करूँगा। अगर वो आपको लगता हो तो कोई आपको जो ज़्यादा पसंद हो, जिसमें आप वो डायलॉग बोल दीजिए। इंस्पायरिंग हो, वो बोल दीजिए इनकी फरमाइश में, जो लगे कि नहीं। या चलिए रावड़ी राठौड़ का एक रावड़ी डायलॉग राठौड़ का बोल बोल दीजिए। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Yashpal ji. Thank It you was so much, pleasure talking to everybody. you, and Jyoti Jaina, yeah, thank you so much. Now, yeah. In closing, we extend our heartfelt gratitude to Yashpal Sharma sir, Uma Shankar Yadav ji, Jyoti Yadav ji, and Ms. Zaina Rafiq for sharing their insights and passion for the art of cinema. I would like to invite the dignitaries to felicitate Mr. Sharma with a memento. And I would like the dignitaries to also stay on this stage, as we'll have a quick book cover launch of Ms. Sujata Parashar. So, please, yes. Thank you, sir. Now, Sujata ji, please come. Good evening, everyone. I hope you can see the cover. I just want to take a moment to thank Ahmedabad International Literature Festival for offering your prestigious stage, for releasing the cover of this book. A lot has got into it. And I would also like to take the opportunity to especially thank Yashpal ji
for doing me the honors of releasing the cover for the book, and all of you for doubling my joy by being a part of this cover launch. Now, very briefly about the book, as you can see, the title is Sunflowers, Incredible Journeys of Epic Women Artists from India. You can make out from the title, it's actually short biographies of 13 remarkable women artists representing different forms of art. And 2 of the artists are actually from your city. One is Preeti Das. She was there in the morning earlier. She's a stand-up comic, and she's performing tonight at Darpana. The other artist is Pelwa Naik. She is a Dhrupad vocalist and also from Gujarat. In fact, she is the only female Dhrupad vocalist, or at least the most celebrated one of the country. And similarly, I have other artists like we have an Odissi dancer, a Sufi singer, a Madhubani artist. In fact, the Madhubani artist lives in Singapore. One visual artist who is in Bangalore. And similarly, one Bollywood scriptwriter, in fact, Kanika Dhillon, अगर आप उनको जानते हैं तो या मिले हैं या जो, she is also part of the book. So similarly, several other women artists, and in fact, I'm focusing on them as individuals, as people, as women, and of course, their art is already there, out there. So that's what the book is about, and it is going to come out, the book is coming out in February 2024 at the World Book Fair, New Delhi World Book Fair. So look out for it. Thank you. Thank you once again. Thank you. Nice that we launched your book cover and hopefully it will become a bestseller. Thank you. Thank you, everybody. We have कवि सम्मेलन after this. आप लोग बस जस्ट बने रहिए, बहुत ही धूम धड़ाके वाला कवि सम्मेलन है, हिंदी कवि सम्मेलन है, अभी शुरू होने वाला है. हम थोड़ा लेट हुए हैं, but कवर करेंगे. Thank you. Once again, congratulations, Ms. Parashar, and thank you to the speakers for this insightful session. और लिटरेचर के वो सब पहुँचाने के लिए वो थोड़ा बता दीजिए. 1 मिनट. हाँ जी, बताइए सर. जी, मैंने अभी तक ज़िंदगी में एक ही फिल्म बनाई है, अभी तक पहली फिल्म बनाई है जो 6 साल लगे हैं उसको बनने में, और वो भी लिटरेचर से संबंधित है. एक ऐसे लोक कवि की कहानी है, वो फोक आर्टिस्ट की, जो हरियाणा के थे, पंडित लक्ष्मीचंद. उनको शेक्सपियर कहा जाता है, उनको कबीरदास कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है, उनको भविष्य वक्ता कहा जाता है, उनको सूर्य कवि की उपाधि मिली है. उस व्यक्ति के बारे में जिसने, जो कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने गीता से भी बड़ा मतलब ज्ञान का भंडार रखा वो, और उसने जो लिख के गया या जो कह के गया, तो उसके 22 तो नाटक हैं, संगीत नाटक, जिसको सांग कहते हैं, सांग जैसे नौतंकी वैसे सांग है. तो और हजारों रागनियाँ हैं, मतलब उसकी जो मैंने फिल्म बनाई है उसमें वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं. उसकी लाइफ है, अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा. उसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रपति जी से, फिल्म को, मुझे और प्रोड्यूसर को, मुझे, और उस फिल्म को 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ. और दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, कांस फेस्टिवल में उस फिल्म को दिखाया गया ऑनलाइन 9 जुलाई 2021 को, क्योंकि उस वक्त ये था, दूसरी लहर थी कोरोना की. तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी ये OTT पे चल रही है, और इतना ज़बरदस्त इसका रिएक्शन मिल रहा है. लिटरेचर कैसे हम दिखा सकते हैं कि फिल्म के ज़रिए, एक किताब पढ़ने में शायद आपको 10 दिन लग जाए, कोई 2 दिन लग जाए, 3 दिन, या कई बार आप मोटा है तो 1 महीना भी लग सकता है. लेकिन फिल्म आज 2 घंटे में आप मंटो की फिल्म देख सकते हैं, आप दादा लक्ष्मी फिल्म देख सकते हैं. आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, कोई लिटरेचर के लोगों के ऊपर वैसे ही बहुत कम फिल्में बनती हैं, लेकिन फिर भी जो बनती हैं या जो लिटरेचर से संबंधित हैं, किसी नॉवल पर बेस है, तो एक अच्छी फिल्म देखना एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर है. तो इसीलिए मेरी भी सबसे ये भी गुजारिश है कि अच्छा सिनेमा देखें, और नहीं तो सिर्फ आप गालियाँ ही देखते रह जाओगे, और सेक्स, वायलेंस और गालियाँ जो OTT पे आजकल भरा पड़ा है, उसी में खो जाओगे और अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाओगे. तो ये देख लो टाइम पास, लेकिन आपका जो टेस्ट है लिटरेचर का, या वेब सीरीज़ का, या फिल्मों का,
कहानियों का, शॉर्ट फिल्मों का बड़ा भंडार है। आप देखिए अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे काम देखिए, आपको बहुत आपका माइंड डेवलप होगा। साहित्य आपको मैच्योर करता है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट।